हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए बेटा, नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये मान के चलिए कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें मोल कॉन्सेप्ट इट्स लाइक अ सोल ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, ये हमें समझ आने जरूरी हैं, इसलिए पहले मैं उन्हें डिस्कस करूंगा। जैसे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस, ये नए वर्ड्स हैं। वैसे तो मूल कंसेप्ट कहने के लिए आपने 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन बस वो पढ़ा ही है। मूल वर्ड की मीनिंग भी ढंग से नहीं आपको पता होगी, अभी मैं बताता हूँ, बट फिर भी आपको हेल्प करेगा 9th में जो पढ़ा है आपने। एंड देन वेपर डेंसिटी, ठीक है, और भी कई टर्म है, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम मोलिकुलर मास को मोलर मास भी कहते हैं। मोलर मास। So overall we have to discuss all these terms, but basically what is mole? Mole is a Greek word. Its meaning in the simple wording is collections, just like pile और हीप समझते हैं, जैसे ढेर, इकट्ठा हो। मोल की मीनिंग ये है। और वैसे आपको बताया गया है इट्स अ फंडामेंटल यूनिट of the amount of chemical substances, especially in our SI system. SI system में ये एक फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ द केमिकल सब्सटेंस की। केमिकल कैलकुलेशंस में स्पेशली जब आपने कभी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की अमाउंट के बारे में स्टडी करनी हो तो मोल कंसेप्ट बेटा वहाँ बहुत यूजफुल है। देखो, जनरली एसआई सिस्टम आपने पढ़ा है, अमाउंट के लिए हम केजी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अमाउंट के लिए हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, बट ये अपना अपना कॉमन सेंस है कि किस यूनिट के लिए कहाँ यूजफुल करना है हमने। बट केमिस्ट्री में ये कितनी यूजफुल है जरा आप समझिए। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट द वेट ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है, वेट ऑफ वन सिंगल कार्बन एटम का वेट क्या है। मैं कहता हूं बेटा कोई भी बिहेवियरिकल मैथमेटिक्स यहाँ फेल हो जाए। क्यों? सिंगल कार्बन को किसी ने देखा ही नहीं। वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो क्या ये जो आप एटॉमिक मासेस पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में ये सब वैसे ही लिखे हुए? बिल्कुल नहीं, इनको फाइंड आउट किया गया है विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। वैसे एक इंस्ट्रूमेंट भी है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से आप एटम्स के एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हो।
बेटा मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब हमें वेट नापना हो तो हमारे पास ग्राम, किलोग्राम जैसी यूनिट्स हैं। जब हमने वॉल्यूम नापना हो तो हमें लीटर, ml या कुछ और यूनिट्स भी हैं। लेंथ नापना हो तो हमारे पास मीटर है। अमाउंट का और मतलब क्या है, मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका मैंने आपको 1-2 मिनट पहले ये चीज़ बताई है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ वन कार्बन, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिंगल कार्बन एटम, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ वन सोडियम एटम। इस टाइप की कैलकुलेशंस करनी हो, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन, वन न्यूट्रॉन्स, जिनको कभी किसी ने देखा नहीं है, जस्ट लाइक ए वेरी टीनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यहाँ पे मोल कंसेप्ट एप्लीकेबल है, मोल कंसेप्ट यूजफुल है। ठीक है, कोई सॉल्यूशन मिक्सिंग कर दिया, HCl में NaOH डाल दिया, अमाउंट कितनी है, कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए, कितने मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हुए, ऐसी कैलकुलेशंस करने के लिए मोल कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये कॉमन सेंस है। सपोज करो मैंने आपको कहा कि आप मार्केट में जाइए और बनानास परचेज करके लाइए। मैंने तो आपको पैसे दे दिए, मैंने कहा बनानास खरीद के लाने हैं आपने। अब आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा जब आप बनानास खरीदने जाओगे? बनानास वाले से ये कहोगे कि भाई मुझे 1 डजन बनानास दे दो। सही है, क्यों? बनानास नॉर्मली आइडेंटिकल होते हैं। या आप उससे ये कहोगे कि मुझे 1 kg बनानास दे दो, ये भी ठीक है। लेकिन इसके उलट अगर आपने सपोज पोटैटोज वाले के पास वेजिटेबल पोटैटो लेके आना हो और फिर आप उससे कहो कि मुझे 10 पोटैटोज दे दो, 12 पोटैटोज दे दो, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि पोटैटोज आइडेंटिकल नहीं होते। केमिकल कैलकुलेशंस में आपने मोल के बारे में सुना होगा, मैं उसी को थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। जो कुछ आपने पहले स्टडी की है मैं थोड़ा सा उस पर फोकस कर रहा हूं, फिर डिटेलिंग करेंगे। बेटा आप सभी ने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी भी चीज में इतने नंबर्स हो तो हम उसे 1 मोल कह देते हैं। 6.0224 10 power 23 नंबर्स है अगर कहीं पर, then that particular amount is said to be 1 mole. This is the Avogadro number you studied already. ठीक है, मतलब in terms of numbers, if anything is 6.0224 10 power 23, this is the Avogadro number, then it is said to be 1 mole. In terms of numbers, जैसे डोजन्स के लिए 12, सेंचुरी के लिए 100, ठीक है, किलो के लिए 1000, यूज कर सकते हैं ना इसको। लेकिन ये कहाँ एप्लीकेबल है? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शायद आप समझ पाओ मेरी बात को। मान लीजिए अभी तो चलो लॉकडाउन है, आप ऐसा करना नहीं कि आप बाहर निकलो, बट फिर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि सुबह सुबह आपके मदर ने आपसे बोला कि बेटा किसी जो है परचून की दुकान पे जाओ और राइस लेके आओ, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, कोई खाने का आइटम बनाना है। आप गए, पैसे मिले हुए हैं आपको, पैसे उछालते हुए जा रहे हो आपकी, मैं तो राइस लेके आऊँगा, बट मदर भूल गए कि कितना राइस मंगाना था। ठीक है, और आप भी पूछना भूल गए। आपने दुकानदार के पास जाके बोला भाई अभी अभी केमिस्ट्री पढ़ी, अभी अभी आपने देवकी नंदन का लेक्चर सुना है। आप वहाँ गए और आपने उससे कहा ओ भाई 1 मोल राइस दे दो। 1 मोल राइस, क्यों? आपको पता है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने सोचा क्यों ना मैं इसको यहाँ अप्लाई करूँ। आपने दुकानदार से बोला मुझे 1 मोल राइस दे दीजिए। दुकानदार ने पहले आपको ऊपर से नीचे तक देखा और उसने कहा कि अरे 1 मोल, क्या मतलब आपका? फिर उसने सोचा यार अगर मैं इससे मतलब पूछूंगा तो कहीं ऐसा समझे मुझे मोल का मीनिंग नहीं पता। वो भी बंदा 10th पास था, मतलब 9th में उसने मोल पढ़ रखा था। उसने कहा अच्छा 1 मोल, ओके ओके 1 मोल। अब उसके दिमाग में 1 मोल यही आ गया, इतने पार्टिकल्स होंगे तो 1 मोल हो जाएगा। He started counting 6.0224 10 power 23 numbers of rice particle equal to 1 mole. काउंट करा बैठा है, अपना बोरा भर के रखा है, काउंट करी जा रहा है। क्या इस टाइप से हम अगर राइस परचेज करेंगे तो ये हमारे लिए कन्वेनियंट है, दुकानदार के लिए कन्वेनियंट है? नहीं है। वो तो कई दिन लगा देगा तब जाके इतने पार्टिकल्स गिन पाएंगे। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है।
इतने नंबर्स तो प्रैक्टिकली मैक्रो मतलब बड़े साइज के पार्टिकल्स के पॉसिबल भी नहीं है कि होंगे कहीं पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो पार्टिकल्स। ओके, और अगर ऐसा करोगे तो पता चला घर में नाश्ते की बजाय 3 दिन बाद का डिनर मिल रहा है, तब जाके काउंट हुआ, क्या पता तब भी काउंट न कर पाए। पॉसिबल नहीं है। मतलब हमें कहाँ कौन से मेजरमेंट अप्लाई करने हैं ये हमें आना चाहिए। सो 1 मोल इज द इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एंड मोल इज द अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मैंने कहा इसकी मीनिंग है कलेक्शन, पाइल्स और हीट। मतलब जब कई बहुत छोटी छोटी चीजें इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के इतने नंबर्स बन जाए, देन इट इज सेड टू बी 1 मोल। हम बात कर रहे हैं कार्बन के पार्टिकल्स की। कार्बन का पार्टिकल इतना छोटा है कि अगर मैंने 1 या 2 4 6 देखने हो, नापने हो, वेट करने हो, वॉल्यूम निकालने हो, तो मैं कभी निकाल ही नहीं सकता। टू मच स्मॉल साइज। लेकिन अगर अपने पास इतने नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स हो, 6.0224 टाइम्स पावर 23 कार्बन पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाए, तो आप समझ जाइए आपके पास 1 मोल कार्बन है। और जिन्होंने 9th में थोड़ा सा भी पढ़ा है उन्हें पता है कि 1 मोल कार्बन का मतलब ये 12 ग्राम कार्बन है। मतलब अगर आप 12 ग्राम कार्बन इकट्ठे कर लो तो उसमें इतने कार्बन एटम है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द मोल। कलेक्शंस, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, स्मॉल पार्टिकल्स काउंटिंग, स्मॉल पार्टिकल वेट फाइंड करना। और वैसे मूल भाव सुना है आपने? हिंदुस्तान में तो बहुत चर्चित वर्ड है। जब कभी आप दुकान में कुछ खरीदने जाओ तो बार्गेनिंग करने लगते हैं। मोल भाव, मोल भाव, मोल का मतलब अमाउंट, भाव का मतलब रेट। किसी अमाउंट का रेट आप पूछते होते हो, तो हमारे लिए तो मोल कंसेप्ट कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी आप जस्ट +1 में आए और मेडिकल नॉन मेडिकल चूज किया है आपने, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जैसे सपोज करो ये मार्कर है, इट इज़ ऑफ 40 रुपीज़। एक मार्कर 40 रुपीज़ का है। मैंने कहा 400 रुपीज़ में ऐसे कितने मार्कर्स आएंगे? आपने तुरंत सोच लिया 40 रुपीज़ में 1 मार्कर आएंगे, तो 400 रुपीज़ में कितने आएंगे? ऑब्वियसली डिवाइड कर दो, 10 आ जाएंगे। या मैं आपको कहूँ कि भाई एक मार्कर की कीमत 40 रुपये है, ठीक है, तो आप बताइए मुझे 10 मार्कर खरीदने हैं, मुझे कितने पैसे देने होंगे? दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू मल्टीप्लाई, वेयर यू हैव टू डिवाइड, ठीक है। नॉट ओनली मार्कर, सपोज आप मार्केट में गए और आपने कपड़े खरीदने, टी शर्ट्स आपको पसंद आ गई एक ही टाइप के। उन्होंने कहा 1 टी शर्ट 3000 रुपीज़ में, महंगी ले रहे हो आप, ठीक है, ब्रांडेड है। 1 टी शर्ट सपोज 3000 रुपीज़ की है। यू हैव टू परचेज 10 टी शर्ट्स, हाउ मैनी रुपीज़ यू हैव टू पे? क्या करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई? ये कुछ बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बेस्ड है और कभी आईआईटी में आया है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घर पे इसको ट्राई करना। मान लीजिए आपके पास इतने रुपीज है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज, 1 मोल रुपीज है आपके पास, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड दिस मनी, स्पेंड खर्च करना है, यू हैव टू स्पेंड दिस मनी एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए के हिसाब से ये खर्च करने हैं, तो बताइए हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए और जब अगर हो सके तो मुझे सॉल्व करके भेजना। 6.0224 टाइम्स पर 23 रुपीज यू हैव। मैंने कहा आपके पास 1 मोल रुपीज है। यू हैव टू स्पेंड दिस मनी एट दिस रेट 10⁻6 रुपीज पर सेकेंड के साथ। मतलब 1 सेकेंड में 10 लाख रुपए उड़ा रहे हो आप। 1 सेकेंड में 10 लाख रुपए उड़ा रहे हो। बताओ इतने रुपए उड़ाने में, खर्च करने में आपको कितने साल लग जाएंगे? यकीन मानो बेटा, अगर आप इसे सॉल्व कर पाए, इस रेट से इतना पैसा खर्च करना है, आप सोचो डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, बट करीब करीब 10⁻10 ईयर्स लग जाएंगे।
मतलब कभी ना खर्च होने वाला है पैसा। अगर आप लगातार उड़ाते रहोगे पैसे तो पूरी आपकी अपनी लाइफ साइकिल ये पैसे उड़ाने में खर्च हो जाएगी। अगर 100 साल भी मान लूँ मैं तो ना जाने कितनी बार आप जन्म लेके भी नहीं ये पैसा खर्च कर सकते। दिस इज दैट पर्टिकुलर ह्यूज अमाउंट। So just try to solve. You have these number of rupees. You have to spend this money at the rate of 10 lakh rupees per second. How many years it would take? Nearly answer इसका ये है, आप ट्राई करना। This is basic मूल concept और ये इसका यूज है। This is the introduction class of the मूल concept. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में और डिस्कस करूंगा क्योंकि ये डिटेल टॉपिक है। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। और हाँ, जिन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ देखिए। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इस टॉपिक से पहले तक जो कुछ हुआ है मैं शायद 1-2 दिन में प्लान करके आपको बताऊँगा। ठीक है, कि आपका कोई एक टेस्ट हो जाए, पहले सब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद फिर कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बैच का होगा। ओके, सो जस्ट रीड आउट फ्रॉम द बुक्स और एनसीईआरटी एंड वॉच द वीडियो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और आगे पढ़ाऊंगा, तब तक इंट्रोडक्शन देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।